आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वह विषय है रघुवीर सहाय की कविता का वैचारिक आधार। मित्रों, इस विषय पर सबसे पहले रघुवीर सहाय के समय या उनके परिदृश्य पर बातचीत करेंगे कि कैसे उनकी कविता जिस परिवेश में वह थे वह परिवेश कैसा था जो कविता रूपायित होती है उनकी। रघुवीर सहाय प्रगतिशील चेतना के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। वैसे रघुवीर सहाय को प्रयोगवादी कवि, नई कविता का और समकालीन कविता का भी कवि कहा जाता है, लेकिन उनकी चेतना में प्रगतिशीलता शुरू से अंत तक है। रघुवीर सहाय की कविता को पढ़ने से पहले, उसके वैचारिक आधार को समझने से पहले उस युग के काव्य परिदृश्य को समझना बहुत ज़रूरी है। रघुवीर सहाय स्वयं महत्वपूर्ण कवि, संपादक और विचारक थे। रघुवीर सहाय की कविताई को समझने के लिए हम जानते हैं कि रघुवीर सहाय का जो प्रथम सोपान है कविता का, वह छायावाद के रोमांच से थोड़ा प्रभावित है और नई कविता के साथ जुड़ता है। रघुवीर सहाय आज़ादी के बाद अपना लेखन शुरू करते हैं और 1947 से 45-46 के आसपास से लेखन उनका शुरू होता है और लगभग 45 वर्षों तक वह लेखन चलता है। तो इस तरह से रघुवीर सहाय आज़ादी के बाद के कविता लेखन के एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। उनकी कविता आज़ाद भारत का एक प्रामाणिक दस्तावेज है। रघुवीर सहाय की कविता का जो आरंभिक दौर है वह रोमानी स्वर के साथ उभरता है। दूसरे सप्तक के कवि के रूप में वह अज्ञेय के संपादकत्व में अपनी कविताई शुरू करते हैं। उसके बाद सीढ़ियों पर धूप में उनका जो संग्रह है उसमें उन्होंने विशेष रूप से जिस तरह से कविताएं लिखी हैं वह रोमांच से भरी हुई कविताएं हैं। उसमें भावावेग भी है, आशा और आकांक्षा भी है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज़ादी के बाद के दौर में जो कवि पैदा हुए, जो कविताई उन्होंने की, उसमें आज़ादी का जो मोह है उनका, जिसमें आशा भी है, आकांक्षा भी है और तमाम तरह के स्वप्न वह देख रहे थे। तो जाहिर सी बात है रघुवीर सहाय भी वो स्वप्न देख रहे थे। और रघुवीर सहाय ने अपने वैचारिक लेखन में भी यह लिखा है कि हम जिस दौर में लिख रहे हैं यह दौर आज़ादी का दौर है और इस आज़ादी के दौर में हमारे लेखन में तमाम सारी आशाएं हैं, आकांक्षाएं हैं। और इस आशा और आकांक्षा में आप देखेंगे कि सिर्फ रघुवीर सहाय नहीं शामिल हैं, उस दौर के तमाम सारे कवि भी शामिल हैं। जैसे कि 1947 से 60 के बीच के दशक में जो कविता संग्रह प्रकाशित होते हैं उनके शीर्षक में ही आपको लगेगा कि कैसे इसमें आशा और आकांक्षा का एक नई चेतना दिखाई दे रही है। मसलन नागार्जुन का संग्रह सतरंगे पंखों वाली, रघुवीर सहाय का संग्रह, उसके अलावा बिल्कुल अभी केदारनाथ सिंह का संग्रह। और रघुवीर सहाय जिस कवि से सबसे ज़्यादा मुतस्सिर हैं, जिससे प्रभावित हैं, वो नागार्जुन हैं। नागार्जुन प्रगतिशील चेतना के महत्वपूर्ण कवि। नागार्जुन जब लिखते हैं कि नए सूर्य में नए गगन में नया सूर्य जो चमक रहा है, इसमें भी आभा है मेरी। तो इस तरह से जो आभा मंडल, जो नए क्षितिज में नया सूर्य जो चमक रहा है, इस आभा मंडल की बात जो कहते हैं तो कहीं न कहीं अपनी रचनात्मकता के योगदान की भी बातचीत करते हैं और उस व्यापक जन समुदाय की तरफ से आवाज़ लगाते हैं जिसमें वो कहने की कोशिश करते हैं कि हम उसी जनप्रतिनिधि कवि के रूप में आपके सामने हैं और ये जो आज़ादी मिली है इसमें हमारी भी रक्त और हमारी भी मांस मज्जा लगी हुई, हमारी भी आशा और आकांक्षा इसके साथ जुड़ी हुई है। तो कवि जनता की तरफ से आवाज़ लगाता है और इसी तर्ज पर रघुवीर सहाय भी कहते हैं। रघुवीर सहाय की कविता में ये बात बार बार रूपायित होती है, जैसे कि रघुवीर सहाय यह कहते हैं, रघुवीर सहाय की कविताओं में इसको देखा और परखा जा सकता है। रघुवीर सहाय की कविता है कि सारे संसार में फैल जाएगा एक दिन मेरा संसार, सभी मुझे करेंगे दो चार को छोड़कर कभी न कभी प्यार। आप देखें कि रघुवीर सहाय की कविता में छायावाद के बाद का जो संसार है कविता का, जो छायावाद का रोमान है, वह उनकी कविता में कैसे पैबस्त होकर आगे विकसित होता है। और कहीं न कहीं छायावादी रोमान और रघुवीर सहाय की कविता के रोमान में अंतर भी है। छायावाद में उच्छ्वास ज़्यादा है,
रोमानियत का स्वर ज़्यादा है, जबकि रघुवीर सहाय की कविता में रोमानियत का अंदाज होते हुए भी उसमें जनपक्षधरता है, और उस जनपक्षधरता के मायने वो अपनी तरह से कविता में रूपायित करते हैं। इस संदर्भ में अगर आप देखें तो वो कविता को विकसित करते हुए आगे बढ़ते हैं, और नई कविता में जिस सामान्य मनुष्य की बात की जा रही थी, जिस साधारण मनुष्य की बात सब कर रहे थे, जिसमें लक्ष्मीकांत वर्मा जैसे कवि और आलोचक जिसमें लघु मानव की प्रतिष्ठा की बात कर रहे थे, विजय देव नारायण शाही जिसमें सहज मानव की बात कर रहे थे, उसी दौर की उस कविताई में रघुवीर सहाय साधारण मनुष्य के प्रतिष्ठा की बात कर रहे हैं, और उस साधारण मनुष्य के आशा आकांक्षा के, उसके स्वप्नों की बातचीत वह करते हैं। और वो बार बार ये कहते हैं कि हमें जीवन से बहुत कुछ चाहिए, हमें तो आधा अधूरा नहीं चाहिए, सारा का सारा हम लेंगे। और सारा का सारा इसलिए वो कहते हैं कि जो आज़ादी मिली है, उस आज़ादी में हमारे जो स्वप्न जुड़े हैं, इसलिए हमें जीवन का पूरा आवेग के साथ हम उसे लेना और परखना और संजोना चाहते हैं। रघुवीर सहाय की कविताओं में बार बार ये चीज़ उभर कर आती है, और रघुवीर सहाय के कविता के वैचारिक आधार को समझने के लिए उस दौर के आज़ाद भारत के परिदृश्य को समझना बहुत ज़रूरी है। रघुवीर सहाय जिस दौर में अपनी कविता शुरू करते हैं, वह दौर आज़ादी का दौर है, और आज़ादी हमें मिली तो, लेकिन खंडित आज़ादी मिली। हम सब जानते हैं कि आज़ादी के बाद जो खंडित भारत हमारे सामने रूपायित हुआ, जिसमें सांप्रदायिक दंगे हुए, भारत का विभाजन हुआ, व्यापक नरसंहार हुआ, और इसका असर उस समय की कविता पर दिखाई देता है। जाहिर सी बात है, रघुवीर सहाय भी उसी युग के कवि हैं, इसलिए उनकी कविता में भी वो जनता की वो त्रासदी दिखाई पड़ती है। और उस दौर में, लेकिन उस त्रासदी के बीच में एक नई आकांक्षा और आशा का स्वप्न भी वह देखते हैं, और स्वप्न भरे इस आशा आकांक्षा के साथ अपनी कविताओं का लेखन वह शुरू करते हैं। आज़ादी के बाद लगभग 10 वर्षों तक यह आशा आकांक्षा का स्वप्न नेहरू के साथ जुड़ता है। नेहरू की जो राजनीतिक चेतना है, जो नेहरू का स्वप्न है, उस स्वप्न के साथ ये सारे के सारे रचनात्मक रूप से कवि जुड़ते भी हैं। लेकिन जल्द ही यह स्वप्न मोहभंग में तब्दील हो जाता है। आप देखें कि रघुवीर सहाय के लेखन का जो उत्तरवर्ती दौर है, जो बाद का दौर है, जिसमें हंसो हंसो जल्दी हंसो, और इसके साथ साथ आत्महत्या के विरुद्ध जैसे संग्रह उनके प्रकाशित होते हैं, और यह प्रकाशन जो होता है, इस दौर की कविताई में मोहभंग दिखाई देगा आपको। लोकतंत्री व्यवस्था और संसदीय व्यवस्था जो छिन्न भिन्न हो गई है, उसकी समीक्षा वो करते हैं। और कहा जा सकता है कि रघुवीर सहाय के लेखन का यह दौर, या शुरू से ही आप देख सकते हैं कि 1947 से 60 के बीच भी वो जो लिख रहे थे, उसमें रोमान ज़रूर था, लेकिन उस रोमान के साथ आज़ादी का जो स्वप्न था, आज़ादी की जो संकल्पना थी, उसकी समीक्षा भी वो करते हैं। और यहाँ 1960 के बाद जो उनका लेखन होता है, उसमें तो ये बातें और मुखरता के साथ दिखाई देने लगती। वो संसद की प्रणाली, लोकतांत्रिक व्यवस्था के छिन्न भिन्न होने की आलोचनात्मक समीक्षा करते हैं, प्रश्न खड़ा करते हैं, नेहरूवियन मॉडल पर प्रश्न खड़ा करते हैं। वो आज़ादी के का वह स्वप्न जो आम जनता ने देखा था, वह कैसे भंग होता है, वह उन स्वप्न के भंग होने की ताकीद अपनी कविता में करते हैं। और आप समझ सकते हैं कि आज़ादी के बाद का वह भारत, जिसके बारे में तमाम विचारकों और चिंतकों ने भी लिखा है कि भारत आज़ाद तो हुआ, लेकिन औपनिवेशिक व्यवस्था का जो दंश है, वह अब भी उसको किस तरह से घेरे हुए है। और आज़ादी के बाद के भारत का जो निर्माण हुआ, उसमें तमाम तरह की आर्थिक लूट, आर्थिक विषमताएं, बेरोजगारी और गरीबी का तांडव किस तरह से दिखाई देता है। इसी परिप्रेक्ष्य में हम बातचीत करें तो के दामोदरन, भारतीय चिंतन परंपरा नामक उनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है, उसमें आज़ाद भारत के इस औपनिवेशिक व्यवस्था के बारे में उन्होंने लिखा है कि भारत आज़ाद तो हुआ, लेकिन ब्रिटिश आर्थिक लूट का दंश अभी भी झेल रही थी जनता। औपनिवेशिक चेतना का रूप अभी भी दिखाई पड़ रहा था, और इस बीच में भारत की अर्थव्यवस्था जो विकसित होनी चाहिए, वह उस तरह से विकसित नहीं हो रही थी।
साम्राज्यवाद का रूप नए तरीके से लोगों के बीच दिखाई पड़ रहा था और जनता उससे पिस रही थी। ऐसे में जो भारत के विकास का जो पैमाना जो विकसित होना चाहिए वह कैसे अधोगति की तरफ जा रहा था। के दामोदरन के साथ साथ तमाम सारे चिंतक विचारकों ने भी इस पर लिखा है और कहीं न कहीं ये जो विचारधारा है, जो वैचारिक आयाम है, इसी को कविता में पिरोने का काम करते हैं मुक्तिबोध के साथ साथ रघुवीर सहाय। आप जानते हैं कि रघुवीर सहाय के सगोतिया कवियों में एक तरफ नागार्जुन की परंपरा में वो आते हैं और उनके समकक्षी कवियों मुक्तिबोध का नाम हम ले सकते हैं। मुक्तिबोध के यहाँ भी मोहभंग है, लेकिन बड़े सृजनात्मक तरीके से उस मोहभंग को अपनी कविता में रूपायित करते हैं। नेहरू युग का मोहभंग उनकी कविता के शीर्षक से ही पता चलता है, चांद का मुंह टेढ़ा है। 1964 में वो प्रकाशित होता है। लगभग उसी दौर की ये सब कविताएं हैं जो रघुवीर सहाय लिख रहे हैं। इसमें जो मोहभंग की स्थिति है, जो एक नया भारत है जिसमें पिसती हुई जनता, संघर्षशील जनता के बारे में वो लिखते हैं। साथ साथ प्रश्न करते हैं सत्ताधारियों से, राजनेताओं से, उस पूरे लोकतांत्रिक व्यवस्था के ठेकेदारों से कि ये जो भारत है इसमें जो राजनीति है, जो व्यवस्था है, वह आम जनता तक वह क्यों नहीं पहुंच पा रही है। ये सारे के सारे प्रश्न के साथ रघुवीर सहाय भी अपनी कविता में इन चीज़ों को लिखते हैं और बहुत तरजीह के साथ उसको व्यक्त करने की कोशिश करते हैं। रघुवीर सहाय का संग्रह है आत्महत्या के विरुद्ध। उसकी कुछ पंक्तियाँ देखें जिससे उस समय के लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में उसकी समीक्षा कैसे करते हैं ये पता चलेगा। सन 1960 के बाद के दशक की बात करें तो 1962 में जो भारत चीन युद्ध हुआ, उस युद्ध ने कहीं न कहीं भारत की चेतना को बहुत झिंझोरा। आप जानते हैं कि चीनी युद्ध में, भारत चीन के युद्ध में चीन की विजय हुई और भारत की पराजय हुई। और उस पराजय ने आम जनता के बीच में जो भारत का शासक वर्ग था उसके प्रति एक प्रकार से निराशा पैदा कर दी। और उसी निराशा को रघुवीर सहाय अपनी कविता में भी रूपायित करते हैं। रघुवीर सहाय की कविता में लोकतंत्र की जो समीक्षा, 1960 के बाद के दौर की जो समीक्षा है, उसकी वह आलोचनात्मक रूप से हमारे सामने आती है। जैसे उनकी आत्महत्या के विरुद्ध कविता संग्रह की इन पंक्तियों को देखा जा सकता है। कितना आसान है पागल हो जाना, और भी जब उस पर इनाम मिलता है, राजधानी से कोई कस्बा दोपहर बाद छटपटाता है। एक फटा कोट, एक हिलती चौकी, एक लालटेन, दोनों बाफ मिस्त्री और 20 बरस का नरेन। दोनों पहले से जानते हैं पेंच की मरी हुई चूड़ियाँ, नेहरू युग के औजारों को मुसद्दी लाल की सबसे बड़ी देन। मित्रों, इस कविता में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इसमें कैसे आज़ादी के बाद जो आम जनता है, जो मध्यवर्गीय जनता है, निम्न मध्यवर्गीय जनता है, उसको जो विकास का रूप उसके सामने होना चाहिए था वो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। इस कविता में हिलती हुई लालटेन है, एक चौकी है और एक पुराना कोट। ये प्रतीक है कि भारत में इतने वर्षों बाद भी आम जनता के जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। उसको प्रतीकों के माध्यम से बड़ी व्यंग्यपरक भाषा में रघुवीर सहाय उकेरते हैं अपनी इस कविता में। रघुवीर सहाय की कविता इसी तरह से चलती है। वह अपनी कविता में जिस तरह से संवाद करते हैं, आम जनता के दुख दर्द को बयां करते हैं और यथार्थ को रूपायित करते हैं। और एक खास बात यह है कि रघुवीर सहाय की कविता में जो वैचारिकी का रूप इस दौर में दिखाई पड़ता है, उसको बहुत करीने के साथ वह अपनी कविता में दिखाते हैं। वह समय के साथ संवाद करते हैं, उसमें राजनीतिक सामाजिक जो परिदृश्य है उसके साथ वह संवाद करते हैं। उनका बार बार यह कहना है कि जनता के लिए जो स्वप्न देखा गया था, जनता को जो स्वप्न दिखाया गया था, कैसे वह पूरी तरह से असफल हो गया। जनता कैसे इस अव्यवस्था का शिकार हो रही है, आम जनता कैसे उस दंश को झेल रही है। इसीलिए रघुवीर सहाय की कविता में दुख दर्द झेलती हुई आम जनता के पात्र आते हैं। मुसद्दी लाल, रामदास, हरचरना, ये ऐसे ही पात्र हैं जो उस लोकतांत्रिक व्यवस्था के शिकार हैं जो आज़ादी के बाद भारत में फैली, जिसमें कुछ मुट्ठी भर लोग
शासन सत्ता पर बैठे और उन्हीं के बीच में विकास दिखाई दिया, आम जनता के बीच में वह विकास नहीं पहुंचा। इसी की समीक्षा अपनी कविता में बार बार रघुवीर सहाय करने की कोशिश करते हैं। और रघुवीर सहाय लोकतांत्रिक व्यवस्था का वो जो रूप रघुवीर सहाय का दिखाई पड़ता है, उसमें जिस तरह की वो कविताएं लिखते हैं, जिस तरह की कविता में वो उस यथार्थ को रूपायित करते हैं, उसके कुछ नमूने और आपके सामने रखना चाहता हूँ मैं। जैसे उनकी कविता की कुछ पंक्तियाँ। सिंहासन ऊंचा है, सभा अध्यक्ष छोटा है, अगणित पिताओं के मुँह बाए बैठे हैं लड़के सरकार के, लूले काने बहरों विविध प्रकार के, हल्की सी दुर्गंध से भर गया है सभा कक्ष। और आप देख सकते हैं कि इस कविता में जो संसदीय प्रणाली है और संसद में बैठे हुए जो लोग हैं, जो नुमाइंदे हैं उस जनता के, किस तरह से तमाम सारी विषमताओं से भरा हुआ है वह कक्ष, दुर्गंध से भरा हुआ है वह कक्ष। ये दुर्गंध किसका है? ये दुर्गंध उस लोकतांत्रिक व्यवस्था का है, जिसमें किस तरह से विकास होना चाहिए लेकिन वो विकास नहीं हुआ, उसमें से उसकी सड़ान आ रही है, उसकी दुर्गंध आ रही है। और इसी दुर्गंध के मार्फत उस पूरे के पूरे यथार्थ के विद्रूप को रचने की कोशिश करते हैं रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय की कविताओं में उस युग की पूरी जटिलताओं को बड़े ही बहुत चेतन संपन्न तरीके से दिखाया गया। और रघुवीर सहाय की कविता आत्महत्या के विरुद्ध के साथ साथ तमाम सारी और भी कविताएं जो उन्होंने लिखा है, उसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण कविता उनकी है जिसमें वो अधिनायक नाम की कविता है। और अधिनायक कौन है? वो जो सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति। उस अधिनायक की बातचीत करते हुए बार बार उस व्यवस्था पर वह व्यंग तंज कसते हैं और ये कहने की कोशिश करते हैं कि जनगण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता है, और फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। ये जो हर चरना है, वो जो गुण गा रहा है, उसके संदर्भ की ये बातचीत जब वो करते हैं तो उस पूरी की पूरी व्यवस्था पर व्यंग कर रहे हैं। वो व्यंग कर रहे हैं कि आम जनता या वो भूखी लाचार जनता का नुमाइंदा वो हरचरना है, वह प्रतिनिधित्व करता है और उसका जनगणमन नहीं हो पाया है। और वह जिसका गान कर रहा है, जिसका बाजा बजा रहा है, जिसके लिए गा रहा है, वह उसकी मजबूरी है। क्यों? क्योंकि ऐसी व्यवस्था बना दी गई है उस लोकतांत्रिक चेतना के साथ, उस लोकतंत्र में ऐसी व्यवस्था बना दी गई है कि जिसमें जनता सिर्फ वोट तो कर सकती है लेकिन अपने हक का मांग नहीं कर सकती। ये इस कविता में आप बखूबी इसको देख और परख सकते हैं। इसी तरह से उनकी एक और कविता है, लड़की बड़ी हो रही है, शीर्षक है कविता का। वह बड़ी होगी, डरी और दुबली होगी, और मैं न होऊंगा, वे किताबें वे उम्मीदें न होंगी जो उसके बचपन में थीं। कविता न होगी, साहस न होगा, एक और ही युग होगा जिसमें ताकत ही ताकत होगी और चीख न होगी। इस कविता में साफ देखा जा सकता है कि एक पिता की तरह कैसे स्वप्न देखता है एक व्यक्ति अपनी लड़की। वो लड़की क्या है? आज़ादी की लड़की है, वो आज़ादी की बेटी है, आज़ाद भारत की बेटी है जिसने बहुत सारे स्वप्न देखे थे और एक पिता उसके स्वप्न को मरते हुए देखता है। इसमें बार बार वह कहता है कि किस तरह से उसने जो स्वप्न देखे थे वो कैसे ख़त्म हो रहे हैं उसके, और उस पिता असहाय अवस्था में उन स्वप्नों को मरते हुए देखता है। और बाद में इस कविता में जब कवि कहता है कि सब कुछ होगा लेकिन प्रतिरोध की कोई आवाज़ कहीं से सुनाई नहीं पड़ेगी, इसीलिए चारों तरफ विषमताएं तो हैं लेकिन चीख कहीं नहीं है। और कवि जब यह कहता है तो ये कहने की कोशिश करता है कि चीख होनी चाहिए, प्रतिरोध होना चाहिए। बिना प्रतिरोध के सत्ता में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, इस व्यवस्था में, इस संसदीय प्रणाली में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। रघुवीर सहाय की यही सबसे बड़ी खूबी है। और रघुवीर सहाय की कविता में उस दौर के तमाम सारी कविता के परिदृश्य पर अगर आप नज़र डालें तो एक खास बात नज़र आती है। रघुवीर सहाय की कविता में साधारण जन की आवाज़ को साधारण भाषा में प्रस्तुत किया गया, लेकिन ये साधारण भाषा जो है उसके बारे में कई बार आलोचकों ने आक्षेप भी किया है कि वह अखबारी भाषा है, वो साधारण बोलचाल की भाषा है, उसमें कविताई की गहराई नहीं दिखाई पड़ती।
जबकि रघुवीर सहाय ने साफ साफ लिखा है, खुद अपने आत्मवचन में लिखा है कि मैं साधारण जनता की तरफ से साधारण भाषा में लिखता हूँ, लेकिन उसमें यथार्थ का पूरा विद्रूप रूपायित होता है। और इसका यह अर्थ हुआ कि रघुवीर सहाय की कविता अखबारी भाषा की कविता नहीं है। वो सिर्फ सूचनाएं नहीं देते, वह तमाम विषमताओं को बड़े गहरे से परखते हैं और परखने के साथ साथ उसकी समीक्षा भी करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं और हमारे अंदर, हमारी चेतना के अंदर कुछ पैदा करने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे इस व्यवस्था को किस तरह से बदला जाए। और इसमें जनता को भी प्रश्नांकित करते हैं। उनका बार बार ये कहना है कि अगर जनता आवाज़ नहीं लगाएगी, सत्ता का विरोध जनता अगर नहीं करेगी, तो उसका हाल वही होगा, वो त्रस्त रहेगी, जैसे कि बार बार अपनी कविताओं में रघुवीर सहाय कहने की कोशिश करते हैं। तो रघुवीर सहाय का जो यथार्थ है कविता में, जो कहन है, वो उस दौर के तमाम कवियों से विशिष्ट है। विशिष्ट इसलिए है कि जब राष्ट्र की बात आती है, राष्ट्र के अधिनायकत्व की बात आती है, राष्ट्रवाद की बात आती है, तो रघुवीर सहाय स्पष्ट तौर पे कहते हैं कि कैसा राष्ट्रवाद, कैसा राष्ट्र, यह राष्ट्र जो सिर्फ मुट्ठी भर लोगों के लिए है, जो सत्ता में बैठे हुए हैं, जो उद्योग और व्यापार की बातचीत कर रहे हैं, लेकिन वह जनता तक वह उद्योग और व्यापार की चीज़ें पहुंच नहीं पा रही हैं, और कैसे विषमताएं बढ़ रही हैं। शिक्षित जनता, अशिक्षित जनता के बीच का जो पैमाना है, इसके साथ साथ उन्होंने ये बताया कि कैसे गरीब और लाचार जनता के बीच में वो तमाम सारी विकास की सुविधाएं अभी तक नहीं पहुंच पा रही हैं। इसको बहुत करीने से अपनी कविता में रखने की कोशिश करते हैं। और जब कोशिश करते हैं तो हम ये समझते हैं कि एक सजग नागरिक की तरह रघुवीर सहाय अपनी कविता में इसको लिखते हैं। रघुवीर सहाय की कविता में वायवीयता नहीं है, वो भावाकुल होकर नहीं लिखते, वो जनता की तरफ से आवाज़ लगाते हुए लिखते हैं और ये कहने की कोशिश बार बार करते हैं कि यह गतिशील तरीके से ये आवाज़ लगाते हैं। उनका समय के साथ जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को बहुत करीने से समझने की कोशिश करते हैं रघुवीर सहाय। उनकी एक कविता है जिसमें इस चीज़ को बहुत बखूबी समझा जा सकता है। मेरे शब्दों की ताक में बैठे हैं, जहाँ सुना नहीं गलत अर्थ लिया और मुझे मारा, इसलिए कहूँगा मैं मगर मुझे पहले पाने दो, पहले ऐसी बोली जिसके दो अर्थ ना हो। दो अर्थ का भय नाम की ये कविता है। यह आपातकाल के दौरान की लिखी हुई कविता है। इमरजेंसी का जो दौर 1975 में आया, उसके बाद हम सब जानते हैं कि भारत में रचनात्मकता को किस तरह से कुचला गया, तमाम सारी आवाज़ों को कैद कर लिया गया। इसके साथ साथ उनको बातचीत करना, सत्ता के विरोध में वो कुछ कह ना पाएँ, इसलिए तमाम तरह की शोषणकारी व्यवस्था उनके ऊपर लागू की गई। इस पर व्यंग करते हैं रघुवीर सहाय इस कविता में, और ये कहते हैं कि मैं तो जनता के हित के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन सत्ता का वह पक्ष जो मेरे जनता के हित में कही गई बातों को अपने अहित की बात समझ लेगा और मुझे जेल में डाल देगा। या कहा जाए कि अपनी तरह के तमाम सारे रचनाकारों के बारे में बातचीत करते हैं जो शोषणकारी व्यवस्था का विरोध कर रही है, और शोषणकारी व्यवस्था का प्रतिरोध जब वो करते हैं तो ये बताने की कोशिश बार बार कहते हैं कि इसमें भय सदैव व्याप्त है। क्यों? क्योंकि मैं कहूँगा कुछ और वो समझेंगे कुछ और। इस तरह जब वो कहते हैं तो कहीं न कहीं संकेत करने की कोशिश करते हैं रघुवीर सहाय, और ये बताने की भी कोशिश करते हैं कि मुझे भय नहीं है। दो अर्थ का भय तो है, लेकिन वह अपनी तरह से ये कहते हैं कि अगर भयातुर हो गए हम तो असली बात बाहर आ नहीं पाएगी, और जनता जिस तरह से त्रस्त है वह उसी तरह से रहेगी। एक खास बात और कि इमरजेंसी के बाद जो भारत आया, जिसमें आप जानते हैं कि कांग्रेस की बुरी तरह से हार हुई, जनता दल का शासन आया और उसमें जनता सरकार आई, तो उसमें वह दौर भी आया कि जिसके बारे में कहा गया कि दूसरी आज़ादी, जबकि वो दूसरी आज़ादी नहीं है। हरशंकर परसाई जैसे प्रगतिशील लेखक वो लिखते हैं कि यह अंधश्रद्धा या विकलांग श्रद्धा का दौर है। यह दौर बहुत बदला नहीं है। जनता तो जनता फिर भावुक हुई, उसे लगा कि अब परिवर्तन होगा, अब हमारी सरकार आ गई है, लेकिन वहाँ भी कुछ होने वाला तो था नहीं।
इसी पर तंज कसते हैं। रघुवीर सहाय उसको लिखते हैं। रघुवीर सहाय ये बताने की कोशिश करते हैं कि नहीं, बदलाव तो हम जब तक नहीं चाहेंगे तब तक नहीं होगा। सिर्फ शासन सत्ता का मुंह देखने से चीज़ें बदलने वाली नहीं होती, क्योंकि लोग बदल जाते हैं, कुर्सी तो वही रहती। तो इस तरह से रघुवीर सहाय उस पूरी संसदीय प्रणाली, उस पूरी व्यवस्था के बारे में, उस पूरे परिवेश को बहुत आलोचनात्मक तरीके से एक पैनी निगाह के साथ एक समर्थ भाषा में उसको रचने की कोशिश करते हैं। और रघुवीर सहाय की कविता की यह खूबी है, यह उनकी, कि वह यथार्थ का विद्रूप रूप रचते हैं और उसके साथ उसके प्रतिरोध का रास्ता भी बताते हैं। वह सिर्फ यथार्थ नहीं रचते, उनकी एक खूबी है कि प्रतिरोध जब तक नहीं होगा तब तक उम्मीद का रास्ता नहीं मिलेगा। और इस तरह से वह तमाम सारी विसंगतियों और मोहभंग की कविता लिखते हुए भी अपनी कविता में अंत तक आशा, आकांक्षा और उम्मीद कभी छोड़ते नहीं। उनकी कविता की ये पंक्तियाँ ये बताती हैं कि एक रचनाकार जनता को कैसे आशान्वित करता है, उसके अंदर प्रतिरोध की चेतना कैसे पैदा करता है। रघुवीर सहाय की कविता में सिर्फ मोहभंग नहीं है, उनकी कविता में मोहभंग के साथ साथ वो ये बार बार कहने की कोशिश करते हैं कि कैसे कविता में मुझे ललकारना भी है, प्रतिरोध की एक नई आवाज़ भी लगानी है और उम्मीद का नया रास्ता भी जनता को दिखाना है। तो इस तरह से वह उसी दौर में जिसमें बार बार वह मोहभंग की कविता लिख रहे थे, लेकिन उनकी बहुत सारी ऐसी पंक्तियां हैं जो जनता के भीतर शक्ति पैदा करती, जनता को एक रास्ता दिखाती। और कहना ना होगा कि हर बड़ा कवि इसी तरह से रास्ता दिखाता है, क्योंकि सिर्फ प्रतिरोध करना कवि या रचनाकार का दायित्व नहीं है। रचनाकार का दायित्व तब पूरा होता है जब प्रतिरोध का रास्ता भी दिखाए और जनता की तरफ संघर्ष करने की चेतना भी उसके अंदर पैदा करे और वह दिशा भी दिखाए कि किस तरफ से क्रांति करनी है, आंदोलन किस तरह से होना चाहिए और अपने अंदर दबी हुई चेतना और चिंगारी को कैसे बाहर लाने की कोशिश करनी चाहिए। उनकी इसी तरह की संवेदना को रूपायित करती हुई यह कविता है। इस डरावने समाज में रहकर चीखते रहने के अलावा कुछ और मुझे करना था। इस ठसाठस भरे कमरे में हाथ में तस्तरी लिए खड़े खड़े खाते रहने के अतिरिक्त, रिक्त तश्तरी के अतिरिक्त तोड़ना था मुझे बहुत कुछ इसी वर्ष। गाना था, गरजना था, हंसना था मुझे शायद, कहीं शायद जाना था। सालन पकाना था समेट कर आस्तीन, ललकारना था मुझे बांके को। गोद में लेकर सुलाना था अपने हाथों पीटे हुए बच्चे को। मुझे कुछ और करना था हाँफते हुए नमस्ते करने के अलावा आज सुबह। इन पंक्तियों में आप एक सामान्य नागरिक की आवाज़ को परख सकते हैं, जिसमें बार बार वह कैसे अपनी दिनचर्या में जिस तरह से वह कैसे सत्ता के साथ, लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ जीवनचर्या में कैसे शामिल है, लेकिन बार बार वह अपनी उपस्थिति कैसे दर्ज कराए। जीवनचर्या में तमाम सारी उस शोषणकारी व्यवस्था के बीच में रहते हुए कैसे उसका प्रतिरोध करे, वो कैसे ललकारे, किस तरह से प्रतिरोध का एक नया रास्ता वो अख्तियार करे, यह बार बार बताने की कोशिश अपनी कविता में करते हैं रघुवीर सहाय। और रघुवीर सहाय की कविता की यही खूबी है कि रघुवीर सहाय कैसे आज़ादी के बाद से लेकर लगभग 1990 तक कविता उनकी फैली हुई है। इसमें दशक दर दशक किस तरह से भारतीय राजनीति बदलती है, भारतीय सामाजिक व्यवस्था बदलती है, लेकिन कैसे संसदीय व्यवस्था में तमाम सारी खामियां जस की तस दिखाई देती हैं, उन्हीं खामियों को इनकी कविताएं बखूबी रचती हैं और परत दर परत उसके यथार्थ को उघाड़ती हैं रघुवीर सहाय की कविताएं। रघुवीर सहाय कैसे उस पूरी व्यवस्था के साथ जनता की तरफ से खड़े होकर जब बोलते हैं तो ये बताने की कोशिश बार बार करते हैं कि साहित्यकार का दायित्व क्या होना चाहिए। वो अपने लेखन में, अपने वैचारिक लेखन में भी इसको रचते हैं और ये कहने की कोशिश करते हैं कि ये जनता जो बार बार किस तरह से अपने शोषण के खिलाफ खड़ी नहीं हो रही, उसे खड़ा होना चाहिए। और रचनाकार और बुद्धिजीवियों के बारे में भी वे कहते हैं कि ऐसी बुद्धिजीविता और ऐसी रचनात्मकता मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती कि जिसमें
सत्ता और शोषण की तमाम सारी खामियों के बारे में वह लिख न सके, वह बात न कर सके। ऐसी साहित्यिक रचनात्मकता को वह मूल्यहीन रचनात्मकता कहते हैं। और उस मूल्यों के बारे में जब सृजनात्मकता की बात रघुवीर सहाय कहते हैं तो खुद वह करते हुए इसके साथ दिखाने की कोशिश करते हैं। मित्रों, यहाँ पर उनकी पूरी वैचारिकी को समझने के लिए एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है कि रघुवीर सहाय आज के समय में क्यों प्रासंगिक है, क्यों उनको हम बार बार पढ़ें। कि रघुवीर सहाय के फहरिस्त में या उस परंपरा के जो कवि हैं, एक तरफ नागार्जुन एक महत्वपूर्ण कवि के रूप में आते हैं। मुझे लगता है कि नागार्जुन की परंपरा के असली वारिस हैं रघुवीर सहाय। नागार्जुन जिस तरह से अपनी कविता में सामाजिक यथार्थ का चित्रण करते हैं, उस राजनीतिक विद्रूपता पर व्यंग करते हैं, और व्यंग ही नहीं करते, उसके साथ साथ सौंदर्य का नया मेयार भी रचते हैं। उसी सौंदर्य के मेयार को विकसित करने का काम रघुवीर सहाय करते हैं। रघुवीर सहाय सिर्फ राजनीतिक लोकतांत्रिक व्यवस्था के विद्रूप का यथार्थ नहीं रचते, रघुवीर सहाय उस विद्रूपता को रचने के साथ साथ जीवन के सौंदर्य के नए मूल्य भी रचते हैं। ये बताने की कोशिश करते हैं कि जीवन में सुंदरता के अंश कहाँ हैं, किस तरह खूबसूरती कहाँ से संजोई जा सकती है। और उसके लिए ज़रूरी है कि रघुवीर सहाय जब यह कहते हैं तो उनकी कविताएं सिर्फ अपने समय की बयान नहीं हैं, उनकी कविताएं सिर्फ खबर नहीं हैं, उनकी कविताएं खबर या रचनात्मकता के तथ्यात्मक दस्तावेज नहीं हैं, उनकी कविताएं यथार्थ का सृजनात्मक दस्तावेज हैं, जिसमें जीवन की तमाम सारी विषमताओं को रचने की वह कोशिश करते हैं, लेकिन सदैव प्रतिरोध की एक सृजनात्मक आवाज़ के साथ। रघुवीर सहाय आज़ादी के बाद के भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के महत्वपूर्ण कवि हैं और अपनी कविताई के माध्यम से वह उस लोकतंत्र की सजग समीक्षा करते हैं। धन्यवाद।